एक्चुअली थ्योरेटिकल चैप्टर है बट है इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा। नमस्ते, आज मैं नहा धो के आया हूँ इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड है। वैसे देखो ये कि जो पीछे अभी दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम ये सब चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पे इसको थोड़ा सा कुछ मेजर्स हैं और इनफैक्ट अभी पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है और जो कल जो सैम्पल पेपर भी आया है इसका क्वेश्चन कवर हो रखा है, ठीक है। तो कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, इसके बेसिस पे कई क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब पीछे जो सिलेबस कटा था उसमें ना इन्होंने जो है बैंक रेट वगैरह ये सब चीज़ें कटवा लिए थे, जो मेजर्स होते हैं इस चैप्टर में थे, ठीक है। तो इनफैक्ट आपको एनी वहाँ या ना करना ही पड़ता, तो मैंने ऑलरेडी पहले वहाँ पे करा दिया था, पहले ही करा दिया था, मनी बैंकिंग में था ये, और यहाँ पे मैं दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से तो एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड है, दो चैप्टर्स ऑलरेडी हमने एग्रीगेट डिमांड वगैरह के सारे पढ़ लिए थे। और अभी पीछे हमने छोटा सा बिल्कुल टॉपिक किया था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट था, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। साथ के साथ मैंने बताया था वही कि वो एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं, और इसको अपनी इकॉनमी में आप ठीक भी कर सकते हो, ठीक है। अपनी इकॉनमी में आपको ठीक भी इसमें आराम से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किधर दिख रहा है तुम्हें? एक्सेस डिमांड का सिंपली पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, बाकी बुक में एक्सप्लेनेशन है क्योंकि थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, बट स्टिल एक थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी। ये हमारा एएस है, ये हमारा एडी है, इनकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एडी है। ठीक है जी। तो ये पहला टॉपिक है आपका एक्सेस डिमांड, और इसको जो मैंने आपको यहाँ पे गैप भी दिखा दिया है, 81 करके नया हमने आपको डॉटेड वाला दिखा दिया, 81 है। तो एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या है। अब देखो इकॉनमी में क्या होता है, क्योंकि देखो ये यूनिट में 3 चैप्टर्स है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सब क्या है, सब प्लान है, एक्चुअली कुछ नहीं है। तो ये भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एग्रीगेट, अब इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। हम इमेजिन ऑब्वियसली प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि प्लांट डिमांड और प्लांट सप्लाई यहाँ पे होनी चाहिए, बट एक्चुअली क्या प्लांट सप्लाई तो कोई करके बैठा है, डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे फिर सिंपल सी बात है, मैंने आपको लॉकडाउन से रिलेट कराया था, जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा ईज आउट होता है, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, सप्लाई कहीं चल रही होगी तो ये ऊपर कहीं ना कहीं राइज करेगा, ठीक है। बट है सब प्लान। अब जब ये सिचुएशन होती है, इसको हम एक्सेस डिमांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ठीक करेंगे वो हम आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ पे इसको ये समझ लेते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप यानी महंगाई का एक कारण बहुत बड़ा ये बन जाता है, क्योंकि इस लेवल पे क्या होता है, अगर सप्लाई हो रही होगी या प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है तो आपको महंगा 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 बेचेंगे। जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दे दो, कल मैं नीचे जो हमारी दुकान है ना खेल कूद, वहाँ पे खड़ा था, तो उनके पास स्कूटर होता है ना, पैदल मारवाड़ी बच्चों के लिए आता है, तो कहते हैं हम ना इसको 750 रुपये में बेचते हैं। अभी चाइना का है, अब चाइना से क्या है, आ नहीं रहा है प्रोडक्ट, रोक दिया गया है सारा। तो वो क्या कह रहा है कि अब जब परचेजिंग प्राइस है तो 750 रुपये तो परचेजिंग प्राइस हो रखा है, तो बेचेंगे कितने का, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, महंगी हो रही है चीज़ें, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑलरेडी स्टैब्लिश था, बट जो चीज़ होगी डिमांड अब ज़्यादा आ रही है, अवेलेबिलिटी नहीं है तो महंगी हो रही है, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इन्होंने क्या बोला है, excess demand refers to the situation when aggregate demand is more than the aggregate supply corresponding to the full employment level of output in the economy, ठीक है। तो ऊपर है और ये इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जाना जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो यहीं पे बना हुआ है आपका, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। इससे ऊपर जो भी होगा इस इक्विलिब्रियम से वो इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्चुअली में बोला जाएगा एक्सेस डिमांड के नाम से जाना जाएगा। एंड इट इज द एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द वैल्यू ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। अब हम सोच रहे हैं अगले साल, फॉर एग्जाम्पल ये तो चलो निकल गया, हम सोच रहे हैं अगले साल इक्विलिब्रियम ये स्टैब्लिश्ड है, ऐसे ही चलेगा, बट डिमांड ज़्यादा की आ जाती है। हम जैसे लोग जो बैठे थे, जो खर्चा नहीं कर रहे थे, अब अचानक से डिमांड क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 81 पे पहुंच जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है जी। ये उन्होंने बताया, एंटिसिपेटेड है, प्लान्ड है, मैंने आपको पहले बोल दिया।
तो कहते हैं एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, ये अलग एक्सप्लेनेशन है। तो आप ये सोचोगे अगर एक्सेस डिमांड पूछा है तो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन अलग है, इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो उसको अलग अलग ही याद करना। ये क्या कहते हैं, हाँ मैं बता, टॉपिक तो सेम है, बट ये है कि डिमांड एक्सेस का वाला ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में AD1 बन जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या कहता है वो बता, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या कहता है, रेफर्स टू द गैप बाय व्हिच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो एक्चुअल तो है नहीं, प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ऊपर पे ये आ रहा है कहीं ना कहीं AD1 पे ये शो हो रहा है, तो ये क्या शो करता है, जो बताया हुआ है एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो कायदे से बनना यहाँ पे चाहिए था, बट इन्फ्लेशनरी गैप आपको ये क्या शो कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर गैप है, ये वाला जो गैप है एक्चुअल वाला, ये इसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से या एक्सेस डिमांड के नाम से जानते हैं कि इतना इक्विलिब्रियम के ऊपर मार्केट में एंटीसिपेटेड डिमांड आ रही है, ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है, ये उन्होंने बताया। एंड इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी, क्यों बोला गया है, बिकॉज दिस लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, ऑटोमेटिकली प्राइस आपका बढ़ जाएगा। अब जैसे कोई पीछे भी मैंने बताया था, जो लॉकडाउन लगा हुआ था, जो चीज़ों प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत आ रही थी और मार्केट में प्रोडक्ट खत्म हो गया था, ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत प्राइसेस सब लोगों को बढ़ा दिया गया था। डिमांड थी, पीछे से सप्लाई नहीं थी, प्राइसेस बढ़ा दी, तो जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी बढ़ जाता। पिछले 15-20 सालों में हो भी ये रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ भी रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण रहते हैं जो हम आगे बढ़ेंगे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप आर इलस्ट्रेटेड, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया, जो कि सारा डायग्राम इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड इसके साथ इन्होंने बोला इट मस्ट बी नोटेड इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड जनरेट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, लार्जर द इन्फ्लेशनरी गैप ग्रेटर विल बी द इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द इकोनॉमी। तो जैसे मैंने बहुत छोटा लिखा रखा है, बहुत कम थोड़ा सा बना दिया, बट ये बड़ा भी हो सकता है। जितना बड़ा इन्फ्लेशनरी गैप होगा उतना बड़ा इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा महंगाई आपकी इकोनॉमी में होगी, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। अब इन्होंने क्या बोला है साथ के साथ, ये होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है, कोई ना कोई कारण होता है। पहला हम ये पढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली क्या लगता है, डिमांड क्यों ज़्यादा आएगी, क्या लगता है एक्सेस डिमांड क्यों हो सकती है? सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें ज़रूरत होगी, अगर देखो सिंपल, पहले क्या होता था, आराम से क्या होता, जैसे एक पीछे का ज़माना, आपसे 10-20 साल पहले चले जाओ, जब मैं 7th क्लास में साइकिल मिली थी वो भी मैंने मांग के ली थी, क्योंकि बचपन से मांग रहे थे साइकिल की मिली, और साइकिल सीखने में लग गए 8 दिन, ठीक है, क्योंकि सिखाने वाला नहीं था, सिखा के 8 दिन लग गए। आज का बच्चा 8th क्लास में आता है तो क्या मांगता है, स्कूटी की डिमांड बढ़ जाएगी, इधर से भी मांग ली थी। 9th क्लास से 8th क्लास से आता था, मेरे पे बाइक लेके यामा एज़ेड आप, ठीक है तो सबका ही है, तो स्कूटी की डिमांड ऑटोमेटिकली आएगी। अब इस टाइम पे क्या होता है, साइकिल की डिमांड बढ़ी है क्योंकि लोगों को वर्कआउट करना है, ठीक है, तो क्या होता है, प्रैक्टिकल रीज़न यही है कि डिमांड हम लोग ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेस डिमांड आपकी इकोनॉमी में आएगी, ठीक है। तो अभी जैसे ना मार्केट में साइकिल्स खत्म हो गई थी, लोगों को वर्कआउट करना था, कहीं पर भी साइकिल ली, साइकिल के प्राइस सिस्टम में आप देख रहे हो 2-2, 2.5-3-3 हज़ार, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड 5-5, 10-10 हज़ार में बढ़े हुए, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि पीछे से सप्लाई दी और चाइना ने भी बंद कर दिया, ठीक है, ये दिक्कत हो गई। अब रीजन इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहली बात, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब सिंपल सी बात है क्या, कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका बढ़ गया है। इसका कहने का मतलब ये है, चाहे वो दीपिका है, चाहे वो वंशिका है ना, और क्या नाम है, प्रियांशी सॉरी बोलते आगे वाला ध्यान में आ गया था, ईशान, अंकित या कीरत, जो भी है, तनिष, मैक, और जो बाकी सारे बच्चे। तो अब इसमें क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोगों की बढ़ी हुई है। कैसे बढ़ी हुई है, अच्छे खासे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा खर्चा होता है। अब कहीं पार्टी करनी है तो लाउंज में जाना है, ठीक है, अच्छे कपड़े लेने हैं, स्कूटियाँ लेनी है, सब डिमांड। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑलरेडी मार्केट में बढ़ी हुई है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था MPC और ABC के बारे में, इकोनॉमी का एवरेज प्रोपेंसिटी रहता है, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, अब 90,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो क्या हो गया, 90% हो गया पहले से। तो MPC सबका बढ़ा हुआ, APC सबका बढ़ा हुआ, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लोगों का कंजम्पशन पैटर्न बढ़ चुका है। इसका रीज़न एक ये भी है, जैसे आगे पता चलेगा कि लोग जैसे आजकल बैंक लोन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास खुद क्रेडिट कार्ड है, अब वो क्रेडिट कार्ड क्या है, ओवर द अबव है मेरी इनकम के,
ठीक है, वो मेरी इनकम नहीं है, वो मुझे सिर्फ फालतू का मिला होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक से रिलेशन अच्छे हैं। अब मेरे पास पैसा नहीं होगा ना, हम क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा देंगे, चलो कर ली 10,000 की शॉपिंग, हालांकि नहीं करते बट कभी कभार मन भी हो जाता है ना, कैसे करके कुछ कर। अब उसको पूरा करने की, अब ऑटोमेटिकली क्या मेरी कंजप्शन पैटर्न बढ़ गया, तो उसको मुझे पूरा तो करना पड़ेगा, मुझे इनकम भी अर्न करनी पड़ेगी। तो एक्सेस डिमांड का एक रीज़न हो जाता है, जो मैं शायद डिमांड नहीं करता वो डिमांड में क्रिएट करूँगा तो एडी बढ़ जाएगा, तो एडी बढ़ जाएगा, ये चीज़। दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्सेस में कमी आ जाती है तो आपका ऑटोमेटिकली एडी बढ़ जाएगा। कैसे? 10 लाख रुपए तक की, जैसे अगर आपको क्या होता है 10 लाख का स्लैब ऐसे क्रॉस करते हो इनकम टैक्स में, तो 30% इनकम टैक्स चार्ज होता है आपका, ठीक है, कुछ मिला के 33 पर के आसपास चला जाता है। तो अगर 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हो तो आपको 3 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। अब सरकार ने उसको 15% कर दिया, आपके पास हर साल के एंड पे कितना पैसा बचेगा, 1.5 लाख रुपए। क्या करोगे उसका? पार्टी, है ना, कंजम्पशन करोगे, तो ऑटोमेटिकली यही होगा। जैसे टैक्सेस में कमी आएगी, है ना, अब 15% कर दिया, 10% कर दिया। जैसे अभी स्लैब आया है 5 लाख तक का, आप जीरो है, 5 लाख नहीं तो क्या होता है 2.5 लाख से ऊपर आपको ना वो भरना पड़ता था टैक्स। अब 5 लाख तक का फ्री कर दिया, तो वो पैसा बचेगा 2,500-3,000 5,000 कुछ भी बचेगा। सरकार को तो अपना एजेंडा है। तो टैक्सेस में कमी आई है तो ऑटोमेटिकली बचे हुए पैसे का क्या करोगे, डिमांड करोगे, बढ़ जाएगा। धीरे धीरे टॉपिक सुन लो, फोन बाद में चला रहा अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चला लेना कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे जरा सुन लो, ठीक है। फिर बात आती है थर्ड, ये समझ आ गई रिडक्शन इन टैक्सेस। तीसरी बात, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारे, ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ बुक में ना एक्सप्लेन्ड है, ये सारे आपसे ना अलग से पूछे जाते हैं, 3-3 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये कैसे हेल्प कर सकता है, ये कैसे हेल्प कर सकता है, ये कैसे हेल्प कर सकता है, प्लीज ध्यान से इसको कर लेना, बड़ा प्रैक्टिकल सा है ये। अब कहते हैं सरकार खर्चे करेगी तो हमारा एक्सेस डिमांड आएगा, होएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होएगा। कैसे होएगा? सरकार आराम से बैठी है, कोई काम नहीं करना, इकॉनमी में कोई प्रोग्रेस नहीं है, कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना दी, अब राम मंदिर बनाएंगे, हाईवे बन रहे हैं बहुत सारे, अभी पीछे जो है मेट्रोज बनी हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, तो ये कहाँ से आएगा पैसा? सरकार के पास, हमारा पैसा है, तो सरकार खर्च करेगी। अब जैसे मैंने टेंडर दे दिया अंकित को, मैंने टेंडर दे दिया शान को, मैंने दीपिका को दे दिया, कीरत को दे दिया, सब लोगों की इनकम होगी, तो डिमांड आएगी लोहे की, सरिये की, सीमेंट की, ये वो फलाना फलाना, ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगा। सरकार जब खर्चा करती है तो इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ता है, दूसरों की इनकम बढ़ती है, तो एडी बढ़ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा इन्होंने हमें बताया, ठीक है। चौथी बात, ये सबको पता होगा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करोगे तो AD1 आएगा। अब जैसे जो सेंटर मेरा वहाँ चल रहा था, ठीक है, ईशान तो नहीं आया ना, अच्छा हमारे सेंटर पे आया, कीरत भी आता था, दीपिका भी आती थी, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या था, इतनी इन्वेस्ट शायद पहले नहीं करी, बड़ी जगह ली, AC लगाने पड़ेंगे, वहाँ ऑलरेडी लगा हुआ था पहले, ठीक है, और खर्चा, वाटर कूलर ले लिया, ये बोर्ड पंखे वंखे लगाए, सब इन्वेस्टमेंट हुई, ये कर दिया वो कर दिया, और ऐसे बहुत लोगों ने किया। जैसे नीचे की दुकान खुली, सामने साथ में रेस्टोरेंट खुला है, तो ये बेसिक लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिमांड आती है, AC की डिमांड आए, वाटर कूलर की डिमांड आए, पंखे की डिमांड है, ग्लास की डिमांड है, TV की डिमांड है, कुर्सियों की डिमांड है, ऑटोमेटिकली इकॉनमी में AD बढ़ जाएगा, AD में चला बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इन्वेस्टमेंट से होती है, और इन्वेस्टमेंट करते ही किस लिए? पैसा कमाने के लिए, ये वो चीज़ होता है। ये चौथा रीजन है। पांचवा, फॉल इन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट क्या होते हैं? जब हम गुड्स बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। अंकित क्या होगा फॉल इन इम्पोर्ट में? फॉल इन इम्पोर्ट होगा, एक्सेस डिमांड होगी नहीं होगी? चलो कैसे? अगर हम इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट नहीं करेंगे हम, फॉल हो गया ना। हाँ, हमने इम्पोर्ट नहीं करा है, मतलब जो गुड हम बाहर से मंगा रहे थे अब हम नहीं मंगा रहे, तो क्या करेंगे? यहाँ पर प्रोड्यूस एक्सपेंस नहीं हो रहा, हमारा एक्सपेंस भी होगा, सब चीज़ भी होगी, पर एक्सेस डिमांड तो फिर भी होएगा ना। कैसे होएगा? एक्सपेंस नहीं करोगे तो फिर भी एक्सेस डिमांड दिखाना है। एक्सपेंस नहीं हुआ तो ज़्यादा अगर इम्पोर्ट नहीं करोगे, सिंपल, तुम्हारा एक काम है, ठीक है, तुम्हारा लोहे का काम है, तुम लोहे के डाई बना के बेचो, तुम्हारा लोहा आता है चाइना से, ठीक है। अब चाइना से लोहा ना मंगाओगे, तुम्हें तो चाहिए ना, तो कहाँ से डिमांड करोगे? अपनी कंट्री में। तो अपनी कंट्री में जब डिमांड उसी प्रोडक्ट की करते हो तो AD1 बढ़ जाएगा, AD जो है बढ़ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी ज़रूरत तो पूरी करनी है ना। इम्पोर्ट जब आप नहीं कराते हो तो आप उसको अल्टरनेटिव ढूंढते हो अपनी कंट्री में, यूजली यही होता है, या फिर दूसरी कंट्री में। तो इस केस में क्या होता है, आपका अपना पैसा अपनी कंट्री में रह गया,
उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब सिंपल सी बात है, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बाहर से मंगा रहा था, जैसे अभी ये किया है मोदी सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर के लिए कह रहा था कि चाइना पे डिपेंडेंसी मत करो, अपने प्रोडक्ट्स बनाओ। कहते अब लोगों ने बोला हम अपने प्रोडक्ट कैसे बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बनाएंगे तो इम्पोर्ट हमारा गिर जाएगा, यहाँ डिमांड बढ़ेगी। जिस चीज़ की डिमांड पहले नहीं आ रही थी वो बढ़ेगी, तो 81 आपका बढ़ेगा। ये चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से बहुत आता है, अब वो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है यहाँ प्रोड्यूस करो, महंगाई करो, थोड़ा बहुत चलेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी ना। सर्किट है, तारे हैं, बोर्ड्स हैं, मतलब ये सब चीज़ें, तो आपका ईडी के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ आएगी। ये बताओ, राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट क्या होता है? जब बाहर मांगते हैं, इससे एडी बढ़ेगा, एडी ऊपर बढ़ जाएगा, इससे डिमांड होगी। क्या लगता है जान? तो तुम्हें पता है, कोई दिक्कत नहीं बढ़ेगा। एडी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, पर रीजन में तो लिखा हुआ है बढ़ेगा। ऐसे ऐसे सिंपल बाहर की, तो जैसे आराम से बोलना, बाहर की डिमांड आ रही है। जैसे ईशान का ही काम है फॉर एग्जाम्पल, तुम यहाँ बैठ के काम कर रहे हो, तुम तो लोकल प्रोड्यूस कर रहे हो डोमेस्टिकली, तुमने प्रियांशी को एक डिमांड सेटिस्फाई कर दिया, अंकित की कर दी, तनिष की, मेरी की कर दी। बट अब तुम्हें एक्सपोर्ट आ गया, मैं बाहर बैठा हूँ, कहने ये तरह ईशान तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, ये मुझे चाहिए बाहर की कंट्री, तो उसका रॉ मटेरियल डिमांड करोगे, उसके जो भी जो आसपास की जितनी भी चीज़ होगी सब डिमांड करोगे, तो ऑटोमेटिकली एडी बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट की जब भी डिमांड आएगी तो आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के डिमांड करोगे, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर है 7th, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये वैसे कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि शुरू के चैप्टर में था ये, गवर्नमेंट बजट में भी था। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? जब आप नई करेंसी प्रिंट कर देते हो, जब आरबीआई ने हमारी ये सरकार बोल देती है कि आप नई करेंसी प्रिंट करो, नई करेंसी को प्रिंट करने का मतलब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये कब होता है? जब आपका ना बजट खराब हो जाता है, इम्बैलेंस ऑफ बजट आता है, तो यानी आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया कंट्री का, गवर्नमेंट का, और उस हिसाब से रेवेन्यू भी। जैसे हम ऑलरेडी जो है अभी 8.5 लाख करोड़ के डेफिसिट में चल रहे हैं हमारी कंट्री, और लॉकडाउन लगा कोरोना की वजह से और बढ़ गया, और ये बढ़ेगा और 8.5 लाख करोड़, ये ज़्यादा है ये जी। तो डेफिसिट फाइनेंस, अब इस 8.5 लाख करोड़ के फॉर एग्जांपल अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, 8.5 लाख करोड़ रुपए अगर प्रिंट कर दिए तो हमारी इकॉनमी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो उससे पूरा नहीं करेगी। तो इस चक्कर में क्या होएगा, अगर आप नोट प्रिंट करते हो तो ऑटोमेटिकली डिमांड आपकी, यानी ये नोट प्रिंटिंग है बेसिकली। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नोट में। हमारी देश की, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं, ठीक है। इससे जो है जितने ज़्यादा नोट प्रोड्यूस करोगे सरकार के पास, अगर सरकार अपने पास लेगी, सरकार खर्चा करेगी, क्योंकि सरकार ने बोरोइंग्स करी होगी, सरकार स्टेट गवर्नमेंट से ले लेगी, सरकार बैंक से ले लेगी, सब मार्केट में आएगा पैसा, एडी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा जिसके हाथ में आएगा वो डिमांड करेगा। ये आपका था रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो ये डायग्राम भी बना हुआ है, साथ के साथ लिख भी दिया। जब आपका कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाता है, जब आपके टैक्सेस में कमी आ जाती है, जब आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही होती है, इन्वेस्टमेंट कोई बढ़ा देता है, इंपोर्ट हम कम करते हैं, एक्सपोर्ट हम बढ़ा देते हैं, और जब आप नई करेंसी प्रिंट करते हो, नोट प्रिंटिंग करते हो, इन सब केसेस में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है। ठीक है, बुक में एक बार स्टिल पढ़ लेना, बट रीजन यहाँ पर ये होता है। ठीक है, अब इसके साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला है, इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस ठीक है, 3 लेवल से ये ज़्यादा नहीं है। तो इम्पैक्ट, अब सिंपल सी बात है, अगर ये रीजन बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे क्या है, पूरी सिचुएशन का आपका इम्पैक्ट भी इकॉनमी पर ही पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने बोला इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफेक्ट ऑन आउटपुट। ठीक है, आउटपुट पे अगर ये डिमांड बढ़ी हुई है, एंटिसिपेटेड है, एंटिसिपेटेड यानी प्लान्ड है, आउटपुट पे अच्छी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं पड़ेगा? मतलब कोई ना कोई तो पड़ेगा, लेकिन हाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं ना, उसको मत देखो, उसको मत
ये सिचुएशन का ना इफेक्ट आउटपुट पे पड़ेगा, इसको देख के बताओ, उसको छोड़ो। आउटपुट पे एंटिसिपेटेड है, ऐसा होएगा, हो सकता है, हुआ नहीं है, आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दो। वैसे तुम्हें क्या लग रहा है, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? सर डिमांड बढ़ रही तो ऑटोमेटिकली आउटपुट तो बढ़ेगा ही ना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया। सिंचन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास जादू की छड़ी है? वो नहीं है, सोचा है, सही रास्ते पे हो। जैसे तुम सो रहे हो, तो सपना आता है मैं पार्क पहुंच गई, पर पहुंचे नहीं हो, तो वर्कआउट होएगा कि नहीं होएगा? फिर यहाँ पे भी नहीं होगा कुछ। ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन है ना, एंटिसिपेटेड है, प्लान्ड है, जैसे कि हमने बात बोली, प्लान्ड है, ये बोल रहा है मैं अगले साल मेरे 2 चक्की मिल और डालनी है मैंने, है ना, अभी डाली तो नहीं है ना, अगले साल डालूंगा मैं, तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर 2 चक्की मिल डालूंगा तो मैं 2 टन गेहूँ और पीस पाऊंगा, पर पीसी तो नहीं है ना, तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसका रीजन है, ये तो मैंने बता दिया सिंपली, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है ना, इसका रीजन ये है। ऑलरेडी इकोनॉमी कहाँ है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है। ठीक है जी, ये इक्विलिब्रियम क्या है? ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो पीरियड में बात बोली, बट आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से रीजन भी लिखना है। ठीक है, आपको रीजन भी लिखना है, 2 रीजन आपको देखना है। ठीक है जी, ये दिख रहा है आपको? ओके, दूसरी बात, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ेगा? सर आपने जो ऊपर रीजन दिया उसके अकॉर्डिंग तो कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ पे, क्योंकि ये सब प्लान है। बस समझ आ गया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एम्प्लॉयमेंट में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब प्लान्ड है ना, जैसे जो किरण ने बात बोली, तो अगर वो रखेगा तो 10 लड़के चाहिए होंगे ना, अभी तो नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तनिष ठीक है, समझ आ रही है बात? पानी वानी पीना हो तो प्लीज़ पी लेना, डिस्पोजेबल ग्लासेस पड़े हैं। नींद का झोंका है तो मैं तो फ्रेश हो गया हूँ। ठीक है, अब ये बताओ इसमें क्या हुआ, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल में क्या फर्क पड़ेगा? प्राइस लेवल में क्या फर्क पड़ेगा? सेम रीजन। पर मैंने अभी स्कूटर का एग्जांपल दिया था, आप सोचो। प्राइस लेवल इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, स्कूटर का एग्जांपल इसलिए दिया था। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप है ना, अगर डिमांड आएगी, किसी ने अगर आई नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्राइस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ा प्रैक्टिकल सा सिनेरियो है, होएगा, बट जैसे मैंने जो प्रैक्टिकल, क्योंकि ना बिहेवियर इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत आता है, तो जैसे अभी मैंने स्कूटर का एग्जांपल दिया, वो कह रहे हैं 750 में बेच रहा हूँ, अब 750 में मुझे मिल रहा है, पीछे से क्योंकि स्टॉक नहीं आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिक जो भी पड़ा हुआ है उस पर प्राइस बढ़ गया है। अब लोग डिमांड कर रहे हैं, अब जैसे मैंने फ़ोन करके पूछा, हाँ मुझे 10 स्कूटर चाहिए, अब तो 750 को मिलेगा जी, पर मैं खरीद नहीं पाऊंगा ना अभी, तो ऑटोमेटिकली क्या प्राइस बढ़ा दिया उन्होंने, क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं है। ठीक है, और डिमांड बहुत ज़्यादा आ रखी है, तो डिमांड ज़्यादा आ रखी है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जनरल प्राइस लेवल पे क्या होगा, प्राइस लेवल थोड़ा सा आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, महंगाई की तरफ प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, हालांकि हुआ नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअल वो, क्योंकि क्या होगा उस पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, प्रियांशी क्योंकि शक्ल ऐसे क्वेश्चनिंग वाली शक्ल हो रही है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो इम्पैक्ट कब पड़ेगा, वो एक्चुअल हो जाएगा जब उस प्राइस पे आप खरीद लोगे, तो ये सिचुएशन तो खत्म हो गई ना, फिर ये सिचुएशन तो खत्म हो गई, क्योंकि ये प्लान्ड है। अगर आपको वो स्कूटर को 750 रुपये का बेच रहा था और आपने खरीद लिया, तो एक्चुअल हो गया, एक्चुअल डिमांड में एक्चुअल सप्लाई हो गई। ठीक है, प्राइस तो बढ़ गए हैं, बस ये बताया। तो इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल क्या होगा कि ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। यही समझ आया ना? तुम मुझे बताओ महंगाई क्यों होती है, खुद बताओ, तुम खुद सोचो महंगाई क्यों होती है, अपने लेमैन हो ना, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो महंगाई क्यों होगी, खुद बताओ। 11वीं से पढ़, हाँ, किसी चीज़ की डिमांड, सप्लाई को छोड़ो, किसी चीज़ की डिमांड आएगी, सप्लाई हो या ना हो, तो महंगाई होगी कि नहीं होगी?
और अगर प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो दूसरा रीज़न सबसे पहले क्या होता है, अपने लेवल में भी पड़ा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाती है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, महंगाई होगी कि नहीं होगी। अब जब किसी चीज़ की डिमांड आ रही है तो किसी चीज़ की डिमांड आई नहीं है ना प्लान में, तो ऑटोमेटिकली मतलब सिंपल सी बात है, क्या होता है ना, कभी ना एक चीज़ ट्राई करके देना। बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। सारे लोग आज जाना घर, सारे लोग है ना, और 10 लोगों को और बोलना कि दिल्ली टू गोवा की फ़्लाइट सर्च करें 1 महीने बाद की, ठीक है, दिल्ली टू गोवा की। अभी आप खोलोगे तो 3,500 रुपये या 3,000 4,000 रुपये की टिकट मिलेगी। 1 घंटे बाद खोलना, उस सबका प्राइस बढ़ा होएगा, हाँ। क्योंकि डिमांड आई नहीं है, मतलब एक्चुअली में लोगों ने खरीदी नहीं है, बट डिमांड आ रखी है तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं, वो प्राइस बढ़ा देते हैं। अब समझ आए? फिर ऊपर वाले आपने जो रीजन दिया वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा। वो जस्टिफाइड नहीं लग रही, इकोनॉमिक्स में क्या करूँ, ऐसे होता है, पर प्रैक्टिकली यही होता है ना, सिंपल सी बात है ना, एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे हैं, इकोनॉमिक्स और मार्केट ये इसी लेवल पे काम कर रही होती है। सिंपल सी बात है, आप मार्केट में खुद घूम के देखना, जैसे मैंने आप बात बताई, तुमने टिकट तो खरीदी नहीं, तुम खुद करके देखना, अभी हमने तो प्रैक्टिकली नोट किया है, मैंने भी किया है सर। सब लोगों ने किया होगा, हमें तो नजर नहीं आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट में भी अगर लोगों ने अगर जैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करा होगा तो उनकी भी तो पड़ेगी। ये एक्चुअली ना इसको देखना जरूरत है, वैसे ना इस हिसाब से अगर देखोगे ना, ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इन्होंने बस आपको ये बताया कि एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बस क्या आउटपुट पे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हाँ प्राइस लेवल पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोग डिमांड ऐसा है ना, मैंने अगले साल के सिनेरियो के हिसाब से बताया। अगर लोग बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि अगले साल मेरे को 200 बच्चा मिल जाएगा या 400 बच्चा मिल जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं ना, मेरी फीस 18,000 रुपये, मैं करता हूँ 22,000 रुपये करता, 4,000 का फ़ायदा होगा। आया तो नहीं है ना, मैंने प्राइस बढ़ा दिया। अब कोई मुझे कॉल करेगा तो मैं क्या बोलूँगा, 22,000 रुपये जी, आपको 22, आपने तो पिछले 18 इतनी जी, अब तो 22 हो गया ना, बढ़ गया ना ऑटोमेटिकली प्राइस, बस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है ना, एक्चुअली में मार्केट में यही होता है, आप ये करना होता है। लोग ऐसे बोल देते हैं, टीकट को पता होगा प्रैक्टिकली दुकान है, पीछे से माल नहीं आ रहा है जी, गेहूँ का प्राइस बढ़ गया, आटे का प्राइस बढ़ेगा, ऐसे ही होता है। तो चलो ये मैंने बताया, अब यहाँ पे कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, वरना बुक जाके पढ़ना, वहाँ पता चलेगा। धीरे चले जाके क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, ईशान बिल्कुल मेरे भाई, सही सेट है सर। क्या नहीं समझ आया, ये इसी में अटके हुए हैं, बाकी सब समझ आ गया इसमें अटके। चलो ये बाद में बताता हूँ, और खेलेंगे तुम्हारे साथ एक दिन। तो शिनचैन ठीक है, दीपिका जी, चलो ओके। इसका सब उल्टा, सारा उल्टा कर दो, इसका सारा, वो है डेफिशिएंट डिमांड, सब उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा? एक्सेस है, ये नीचे आ जाएगा, राइजिंग प्रोपेंसिटी तो लेस हो जाएगा, प्रोपेंसिटी रिडक्शन है, इंक्रीज हो गया टैक्स, इंक्रीज इन गवर्नमेंट डिक्रीज, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फॉल इन इम्पोर्ट इंक्रीज इन इम्पोर्ट, राइज इन एक्सपोर्ट फॉल इन एक्सपोर्ट्स, और डेफिसिट फाइनेंसिंग इसमें नहीं आया, ठीक है, वो सब उल्टा। पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहले आप समझिए, ठीक है, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो, वरना वीडियो तो रिकॉर्ड खैर हो ही रही है, हो रही है यार, ठीक है, मिटा दें इसको, दूसरे आगे बढ़े। सारी चीज़ें मिटाता हूँ, इसको नहीं आया चेंज कर देता है ना। ये थोड़ा सा खुला बना लो, हाँ,
टॉपिक आया हो एक के साथ ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि टॉपिक अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पे भी तो ये डेफिशिएंट डिमांड है, इसका जस्ट रिवर्स है, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके रीजंस ये देखने को मिल रहे हैं, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, मैंने थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया ताकि क्लियर रहे थोड़ा सा, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे अब कायदे से इक्विलिब्रियम यहाँ बनना चाहिए, बट अगले साल के हिसाब से लोग सोच रहे कुछ भी नहीं आएगा तो एडी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो अंडर बेसिकली क्या हो रहा है, ये डेफिशिएंट डिमांड आ रही है, आना इस पर चाहिए, नीचे आ रही है। ओवर वाली सिचुएशन तो खराब ही होती है, ये वाली भी सिचुएशन खराब होती है क्योंकि लोगों के पास स्टॉक भरे हुए होते हैं, इन्वेंट्री भरी होती है, उसको क्लियर ऑफ करना है। बड़े बड़े लोग डिस्काउंट दे के सामान निकाल रहे होते हैं, जैसे लास्ट टाइम पे सेल होती है, उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड है और डिफ्लेशनरी गैप है, जो कि मैंने आपको बताया। तो डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एडीएएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नीचे की तरफ है, ये चीज़ बताइए। फिर ये कहते हैं सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड अराइजेस व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इट गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। जो ये आया, ये सब प्लान था पर नीचे की तरफ आ रहा है। एंड ये कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय व्हिच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट। तो कायदे से आना ये वाला चाहिए, आ ये वाली डिमांड है, तो मतलब मार्केट में डिमांड नहीं होगी। अभी होगा दिवाली पे देखना, फेस्टिव सीजन आ रहा है, डिमांड ही नहीं होगी क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, काम नहीं है, तो क्या होगा, लोगों ने सामान तो भरा हुआ है क्योंकि साल के लोग प्लानिंग कर करके बैठे हैं, पर डिमांड नहीं आएगी। तो ये इन्होंने बताया, इसका डायग्राम इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इस यहाँ पे नोट करने वाली बात है डेफिशिएंट डिमांड की, इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इट लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, और वो ओवर एम्प्लॉयमेंट फुल इक्विलिब्रियम था, जो कि अपने पीछे अभी पढ़ा है दिस टॉपिक। एंड इन दिस सिचुएशन देयर एग्जिस्ट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें जो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो आप चाहते नहीं हो बट फिर भी एम्प्लॉयड, काम करना चाहते हो सब चीज़ें, पर नौकरियाँ नहीं, ठीक है। करंट वेजेस पे काम करना चाहते हो, जो कि एक्चुअली इस टाइम की सिचुएशन हो रही है। काम करना चाहते हैं लोग करंट वेजेस रेट पर जो भी मिल जाए, बट नौकरियाँ ही नहीं है। तो ये क्या है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, आप लोगों को पता होगा, जिनकी जॉब वाले लोग होंगे उनको क्लियर है। अब रीजन इन्होंने बताया, ठीक है। तो सबसे पहली बात, डेफिशिएंट डिमांड का रीजन क्या होता है, एक्चुअली में ये ऐसा हो रहा है डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों ने कंज्यूम करना ही बंद कर दिया। जैसे सिंपल सी बात है, टेकिंग एग्जांपल ऑफ माइन, ठीक है। और जैसे तनिष्क के पापा का बिजनेस है, और किसका बिजनेस है, तुम्हारा भी है ना पापा का, और फर्क पड़ा होगा, तुम्हारा तो चल रहा है, खा के पीते रहे लोग, तो इम्पैक्ट पड़ा है। जो तनिष्क की मम्मी मुझे बता रही, तो मेरा है। अब डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, डेफिशिएंट डिमांड, मेरे पास बच्चों की डिमांड ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो लोग बोले चलो ट्यूशन क्या लगानी, देख के अगले साल ऐसे निकाल लेंगे, कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम खर्चा ही नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे शॉपिंग, हम नहीं जा रहे लॉन्च, हम नहीं जा रहे रेस्टोरेंट, हम नहीं कर रहे कुछ। तो ये क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इस टाइम पे लोगों ने कम कर रहे हैं, सिर्फ ज़रूरत पे खर्चा कर रहे हैं, किस पे, खाने पे बस, ठीक है, और जो बेसिक नेसेसिटी। फिर अब ये तो पहली चीज़ हो गई है ना, आपने अपना ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न ही खर्च कर दिया। ये तो रीज़न की वजह से हुआ है, जैसे कोरोना की वजह से हुआ, बट ओवरऑल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ही खत्म कर देते हो आप, तो आपका डेफिशिएंट डिमांड कम हो जाता है। आप इस टाइम पे डिमांड करना खत छोड़ दो, ठीक है, या अगले साल छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है कम हो जाएगी और मार्केट में ओवर प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा, और ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर इंक्रीज इन टैक्सेस, आप टैक्सेस बढ़ा देते हो तो आपका रीजन को डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगा। कैसे, जो टैक्स 30% था 10 लाख पे, अगर सरकार ने 50% कर दिया तो आपको 5 लाख रुपये देना पड़ेगा, 2 लाख एक्स्ट्रा गए तो बोलेंगे 2 लाख, हाँ चले गए, है ना, 2 लाख रुपये और एक्स्ट्रा चले गए, तो आप 2 लाख रुपये से अगर बचता तो आप बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर सकते थे, बट अब नहीं कर पाओगे, तो डेफिशिएंट डिमांड। प्रैक्टिकल सिनारियो अपने को खुद सोचो, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चा ही नहीं करती, कुछ नहीं करती, ठीक है, ना हॉस्पिटल बना रही है, ना सड़कें बना रही है, ना हाईवे बना रही है, ना स्कूल बना रही है। तो अगर सरकार खर्चा नहीं करेगी, दूसरे की इनकम नहीं होगी, नहीं होगी, तो डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं कर रहा, इस टाइम पे भी नहीं कर रहा, वैसे भी जैसे अगर ओवरऑल देखोगे, अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं करोगे, है ना, ये चीज़। अब जैसे क्या था मैंने बताया ना पिछले साल, पिछले सेशन में मुझे नया, जो तुम लोगों का सेशन था, मैंने नया सेंटर ओपन करना था, तो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब मैंने नहीं करी तो डिक्रीज रह गया, अब मैं नहीं करूँगा कहीं और इन्वेस्ट, या मैं इसको एज इट इज रखूँगा या और कहीं कुछ नहीं करूँगा,
तो डिमांड कम हो गई। नहीं तो मैं कुर्सियों की डिमांड करता, मैं AC की डिमांड करता, मैं ये अलमारियों की डिमांड करता, सब चीज़ों की डिमांड आती तो खत्म हो गया। फिर इंक्रीज इन इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट जब आप कराते हो, जैसे आप पीछे अटक गए थे, तो इम्पोर्ट आप कराते हो तो इस केस में क्या होता है, आप बाहर से गुड्स मंगा रहे हो, अपने यहाँ नहीं मंगा रहे हो, तो आपकी इकोनॉमी में डिमांड रहेगी, आपने तो बाहर से डिमांड पूरी कर ली ना। तो एक्चुअली में हमारी कंट्री के ऊपर या हमारी इकोनॉमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इंक्रीज इन इम्पोर्ट आप करा लेते हो, यानी इम्पोर्ट्स आप बढ़ा लेते हो, तो बाहर से डिमांड को पूरा कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी की डिमांड जो है डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये मैं शर्ट पहन रहा हूँ या मैं ट्राउजर ये पहन रहा हूँ, शॉर्ट्स पहन रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे परचेज ना करके मैं बाहर से मंगा रहा हूँ, सस्ता पड़ रहा है, मैं यहाँ पे 600 रुपये का खरीद के वहाँ से 200 रुपये में मिल रहा है, तो जब बाहर से पूरा कर लोगे तो इसकी डिमांड यहाँ नहीं होगी, डेफिशिएंट होगी। ओके, एंड फॉल इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट नहीं करोगे, फॉल एक्सपोर्ट्स गिर गए, क्योंकि पहले डिमांड आती तो भेजते भर भर के, अब जब डिमांड ही नहीं है तो एक्सपोर्ट में कमी हो गई, डोमेस्टिक में काम कर रहे हो तो ये नीचे शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। अब बात आती है, ये सब आप जब समझ लेते हो तो घूम फिर के हम फिर यहाँ पे आते हैं, डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, जनरल प्राइस लेवल पे क्या पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना, देखिए क्या कह रही है। तो कहते हैं, वैसे तो क्या कह रहा है कि ना इकोनॉमी ऑलरेडी डिफ्लेशनरी की कैटेगरी में है, डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे क्या था, मैंने जब मैं कुर्सी लेने गया था ये वाली, तो ये 1150 रुपये की कुर्सी थी। ठीक है, तो कोई थोड़ा ताड़ी करता है तो हम बोलते हैं 1150 रुपये रख दो। अब ये कुर्सी 1300-1400 रुपये की हो रखी है, तो अब क्या है, डिमांड तो है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा है और मेरा सामान आना था, मैंने लिया ही नहीं है, तो लॉकडाउन लग गया, पैसे वैसे तो हिसाब किताब इधर उधर हो गया, तो सब पड़ा, तो कुर्सी महंगी आई है मेरी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर ये नहीं बिक रहा होता तो प्राइसेस लोग कम कर दे, सेल लगा दी, ये कुर्सी जाओ जी 750 रुपये में मिल रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। डिफ्लेशन में प्राइसेस कम हो जाते हैं, इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो कहते हैं जनरली क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट्स मेनी डिफिकल्टीज इन इकोनॉमी ड्यू टू डिफ्लेशनरी नेचर, क्योंकि नीचे की तरफ चल रहा है। Then generally deficient demand adversely affect the level of output, employment and price level in the economy. तो ये level of output को भी impact करता है, employment को भी, price level को भी, पूरी economy में। ठीक है, अब practically अब ये बताओ कि सबसे पहला आउटपुट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर डेफिशिएंट डिमांड है, क्या लगता है? उधर क्या हुआ था, उधर प्लान था ना, उधर आउटपुट पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा था, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में थे। अभी फुल एम्प्लॉयमेंट में नीचे पे हो, तो आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इकॉनमी में क्या होगा, सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी जो मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था आपको, जो मैं गाड़ी लेने गया था, तो उसमें यही क्या कहते हैं, Hyundai को क्या बोल रहे हैं, जो गाड़ी का ऑर्डर आ रहा है ना वो बना के रखो, कहते हैं डॉकयार्ड पे गाड़ी ही नहीं है। डॉकयार्ड पे गाड़ी क्यों रखते थे, क्योंकि डिमांड आती थी। अब जब डिमांड ही नहीं है तो डॉकयार्ड पे गाड़ी नहीं है, डॉकयार्ड पे गाड़ी नहीं है यानी प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्शन नहीं हो रही यानी एम्प्लॉयज भी नहीं आ रहे होंगे, क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आउटपुट क्या है, प्रोडक्शन और आउटपुट फॉर द टाइम, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए मिल जाएगा, डिफ्लेशनरी की सिचुएशन जो कि अभी हो रही है। समझ आया? ठीक है, तो लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन द इन्वेंटरी स्टॉक, जो बचा हुआ है वो बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि बिक नहीं रहा है पुराने वाला। इट विल फोर्स द फर्म टू प्लान फॉर लेसर प्रोडक्शन फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, एज अ रिजल्ट प्लान्ड आउटपुट विल फॉल। तो इस केस में प्लान्ड आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, वहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, यहाँ पे आपका प्लान्ड आउटपुट गिर जाएगा। ये सब प्लान्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, मैंने उसे बता दिया, नहीं होगा। ठीक है, तो यूजली लोग जो काम कर रहे होते हैं, जैसे मेरे पास काम नहीं है मैंने निकाल लिया, भैया नहीं है और किसी के पास नहीं तो उसने निकाल दिया। और इसमें जैसे इन केस में क्या है, एफिशिएंट डिमांड क्रिएट्स इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी टू प्लान करना, जैसे अभी वो रखा जो कि मैंने बताया। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आपकी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, तो यूजली गिरा हुआ ही रहेगा, देखने को मिलेगा। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको समझ दी, आप काम करना चाहते हो करंट वाले मार्केट रेट पे, बट एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिलती। बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मेरे ऐसा हो रखा है अभी, जो काम कर रहे थे, स्पेशली ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले, क्योंकि ट्रैवल टूर तो कम्प्लीटली बंद हो रखा है, डोमेस्टिक में कमाई है ही, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस ये लोग बाहर बेचते थे। थोड़ा बहुत खुला है ना, पर जा भी हो गया तुम्हारा भी। हाँ अभी तो जहाँ जो खुल गया है, पर ओवरऑल पूरे जैसे UAE ने बंद कर दिया फिर फ्लाइट्स,
30 अक्टूबर तक फ्लाइट बंद है। दुबई तो जा रहा है, मतलब वैसे ही बात बता रहा हूँ सिचुएशन। तो ये है। और डेफिशिएंट डिमांड का इफेक्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल है, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। इसमें उन्होंने मेंशन किया डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज द जनरल प्राइसेस टू फॉल ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जनरल प्राइस लेवल भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपने देखा होगा आसपास ही जैसे हरिनगर रह रहे हैं हम लोग, बहुत सारी दुकानें खुलती है, सही चल रहा होता है, सब बढ़िया चल रहा है, अचानक से कहते बंद करते हैं। बंद करते तो क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं, डिमांड आएगी क्या बेच दी, तो प्राइसेस गिरा गिरा के बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो केस क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड का केस होता है। जब इंडिविजुअल ऐसा कर सकता है तो सोचो पूरी इकॉनमी में होगा तो क्या होगा। तो ये था आपका डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है ये बात, यहाँ पर 2 मिनट कम देख लो, फिर इसके बाद करते हैं योके। तो अब बात आती है, हमने इतना कुछ कर लिया, सब सारी प्लानिंग कर ली हम लोगों ने कि डिमांड ज़्यादा करेंगे, फिर हमने प्लानिंग कर ली कि डिमांड कम करेंगे। फाइनली अगर सबको ख़त्म भी कर देते हैं, कुछ हो भी नहीं रहा है और सब कुछ करना भी पड़ रहा है, बेकार सब्जेक्ट है, चैप्टर ही बेकार है। तो यहाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या कहते हैं, मेजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। हुआ है नहीं, उसको ठीक भी करो, ये गलत है वैसे ना, बीमारी हुई है, बीमारी को ठीक भी करनी है, इकोनॉमिक्स से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया पिछले 4-1 साल से ये लगातार हो रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आ रहे हैं और केस दे देते हैं आपको छोटा सा। अभी सैम्पल पेपर में भी आया हुआ, अगर आप देखोगे तो मैंने थोड़ा देखा था, उसमें जैसे किसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको दे देंगे और इन सारी चीज़ों का फिर एप्लीकेशन होता है, जो मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली नई बुक में इन्होंने ये फ्लो चार्ट बना रखा है, जो कि अच्छी बात है, आराम से रेफर हो जाता है, वरना पहले एक्सप्लेनेशन ही होती थी सब। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है मेजर्स टू एक्सेस डिमांड। पर एक्सेस डिमांड का जो हमने पीछे भी सिनारियो पढ़ा था वही था। मैं डायग्राम यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ ताकि एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट याद रहेगा। ये सिचुएशन एक्सेस डिमांड की होती है, थोड़ा सा कर्व मैंने फ्लैटर कर दिया टेंटेटिवली। तो मेजर इसको आप ठीक कर सकते हो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो रही होती है। तो सबसे पहले इन्होंने फिस्कल पॉलिसी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करी। पहले एक चीज़ समझते हैं और प्लीज़ ये ध्यान रखना, ये दिमाग में आपको सेट करना पड़ेगा। फिस्कल पॉलिसी यानी फाइनेंशियल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, तो जो इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन गवर्नमेंट करती है इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, सरकार के पास ये 2 तरीके होते हैं बस। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। ये बनानी है सरकार, मैंने बड़ा लिख दिया, प्लीज ध्यान रखना है इसके ऊपर कि यही हमें लिखना है। और कभी आपसे जैसे स्पेसिफिक चलता है तो कभी ना आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी एक्सप्लेन करो या फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होएगा, क्या चेंजेस होंगे, तो आपको ये 2 चीज़ें। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई बनाती है। ठीक है, ये आरबीआई बनाती है। आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके सेंट्रल बैंक भी बोले जाते हैं। इट इज़ द बाप ऑफ ऑल द बैंक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये आरबीआई की बात है। जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई बनाती है। आरबीआई क्या है? बाप ऑफ द ऑल बैंक। कहने का मतलब है, जैसे मेरा लिंगो है, ये कहने का मतलब ये हो जाता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं जिससे हम लोग डील करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, एक्सिस है, HDFC पंजाब नेशनल, SBI है, उन सबको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करती है। अब रेगुलेट वो इस तरीके से कर रही होती है, बट इकोनॉमी के लेवल पे भी जो है, अगर इस तरीके की सिचुएशन हमारी इन्फ्लेशनरी गैप वाली आती है, ये मेजर यूज़ करके आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो ये 2 मेजर्स हैं। पहले मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटी मतलब नंबर से है, क्वालिटी मतलब सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज आता है, इंक्रीज इन LRR आता है। ठीक है, इसमें आपका 2 चीज़ें आती हैं, SLR और CRR। 2 चीज़ें इसमें और आती हैं, SLR एंड CRR। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में ये सिर्फ बातचीत के बेसिस पे होता है, ये तो एक्चुअली में इम्पैक्ट आता है, आपने कोई डाउन कर दिया रेट, बढ़ा दिया रेट। और क्वालिटेटिव में बातचीत करती है, बोल दिया, सुन लिया, काम कर दिया। तो
तो इसमें इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुविजन, क्रेडिट राशनिंग अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये यूज़ करते हैं। इससे भी हम लोग एक्सेस डिमांड को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं आपको जो इम्पोर्टेंटली सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि स्टेप वाइज ये है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो आप भूल ना जाओ। ठीक है, और इसका जस्ट रिवर्स सब उल्टा जो है डेफिशिएंट डिमांड है, ये मैंने पहले बता दिया। जैसे हमने वो किया था तो सब इसका उल्टा डेफिशिएंट डिमांड है। अब क्या कि गवर्नमेंट का है, सबसे पहले मैंने बोला फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। अगर एक्सेस डिमांड ये वाली सिचुएशन हमारी चल रही है अभी, ठीक है, तो इस केस में मैंने क्या बोला है, आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग सारी कम कर दो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो। ये हमने अभी रीजंस में भी पढ़ा था, रीजन में डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोला हुआ था, बिल्कुल बोला हुआ था। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देते हो, सरकार खर्चा कम करेगी, दूसरे की इनकम कम होगी, ऑटोमेटिकली डिमांड एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा खर्चा, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण सरकार का खर्चा ही होता है। जितना ज़्यादा सरकार खर्चा करेगी उतना ज़्यादा इकोनॉमी में महंगाई बढ़ेगी, इसको कम कर देगी, खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल रीज़न है, कहीं पर भी चेक कर लेना, कहीं पे भी। पीछे मुझे याद है 2005-6 में, 6-7 के आसपास मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की थी उनकी सैलरी 50% से इंक्रीज कर दी। अब देखो एक इंसान जिसकी सैलरी 1 लाख रुपये है, 50,000 से बढ़ गई, और वो बंदा जो चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा था वो डिमांड करेगा। ठीक है, जिसने घर लेना था वो घर लेने की तैयारी करेगा, जिसने गाड़ी लेनी थी वो गाड़ी लेने की तैयारी, ऑटोमेटिक पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट की बढ़ गई तो प्राइवेट एम्प्लॉय ने भी बोला हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, उनकी भी बढ़ानी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये होता है, सरकार का मेजर था ना, तो डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दो, खत्म हो जाएगी। टैक्सेस बढ़ा दो, तो टैक्सेस इन्होंने क्या बोला, बढ़ा दो। टैक्सेस बढ़ा दोगे, आपकी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा, ज़्यादा पैसा जाएगा तो खर्चा करने के लिए नहीं होगा, खर्चा नहीं करोगे डिमांड क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, ये समझ आगे बड़ा इजी सा है, यहाँ पे थोड़ा सा कहानी होती है। ठीक है, चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, ये नोट तो नहीं करना, नोट करना, मैं ये क्वेश्चन बता दूँ, इसको क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको बता दूँ, समझ आ गया ना? ठीक है, तो ये फिस्कल पॉलिसी बाय गवर्नमेंट है, डिक्रीजिंग गवर्नमेंट, इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब इसके ऊपर हम आते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा हमें, हम इसको मैं मिटा दूँ। तो सबसे हम ना एक एक करके चलते हैं, तभी ये समझ आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी सारी आरबीआई बनाता है, इसके थ्रू एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, सिचुएशन सबसे पहले हमें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक ना वीडियो डली हुई है हमारी बैंकिंग वाली, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो, एक्चुअली मुझे डाली हुई है, शायद डाली हुई है, हाँ, तो ये देख लेना। अब इसमें ना देखो पहला चीज़ है, सबसे पहले ये कह रहे हैं हम बैंक रेट बढ़ा देते हैं। इसका इम्पैक्ट है, ठीक है, तो लैंग्वेज अपनी यूज़ कर सकते हो, आपको इम्पैक्ट पता होना चाहिए, लैंग्वेज जो मर्जी लिख देना चलेगा, क्योंकि ना क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर आजकल। ठीक है, तो बैंक रेट क्या होता है, जहाँ पे ना आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है लॉन्ग टर्म ज़रूरतों के लिए। ठीक है, तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया लॉन्ग टर्म ज़रूरतों के लिए, तो जो पैसा आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म ज़रूरतों के लिए देता है, जिस रेट पे देता है, जो भी रेट हो सकता है, उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लोन देता है, क्योंकि आरबीआई का थोड़ा पैसा देगा, कोई भी देगा, आरबीआई भी पैसा कमर्शियल बैंक को देता है, तो लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देता है। ठीक है जी, और बैंक जो भी पैसा कमाता है वो उसका अपना पैसा, ठीक है, बैंक अपना पैसा खुद कमाता है, ले वो आरबीआई से सकता है अगर उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस केस में उन्होंने बोला बैंक रेट आप बढ़ा दो, तो ये इंक्रीज का साइन मैंने दिखा दिया आपने। आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को पैसा देता है लॉन्ग टर्म जरूरतों के लिए, जिस रेट पे देगा उसको बैंक रेट बोलते हैं। अब देखो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आरबीआई है, आरबीआई में हूँ और तनिष्क मेरे से डिमांड, तनिष्क का एक कमर्शियल बैंक है। ठीक है, अब मैं हम लोगों का एक टर्म डिसाइडेड था, तो इकोनॉमी में सिचुएशन ये चल रही है, तो आप बाकी लोग तनिष्क के अलावा सारे कस्टमर हो। ठीक है, तो तनिष्क ने बोला कि बैंक आरबीआई भाई साहब मुझे 5,000 करोड़ रुपये चाहिए। मैंने बोला ले लो जी,
अब ये सिचुएशन नहीं है, तो मैं इसको ना 3% पे पैसा दे रहा था। 5,000 करोड़ बैंक इतने में देता है, RBI इतने में देता है, सस्ते में देता है ना। 5,000 करोड़ 3% पे दे दिए, तो उसका इंटरेस्ट बनेगा कितना? 150 करोड़ रुपये। 150 करोड़ कैलकुलेट कर देना, 150 करोड़ रुपये, ठीक है जी। 10%, हाँ ठीक है, हाँ जी। अब क्या हुआ? एक्सेस डिमांड है, इसको मुझे खत्म करना है। अब ये पैसा जो मैंने 5,000 करोड़ दिए, ये क्या करेगा? घर पे बैठ के इसको दुर्बत्ती करेगा, क्या करेगा? ये टीएल ने मांगे 1,000 करोड़, उसने मांगे 500 करोड़, उसने मांगे 2,000 करोड़, उसने इसमें ऐसे करके इसको बांट देगा, और इस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा उसका प्रॉफिट होएगा। अब एक्सेस डिमांड है, ये सिचुएशन चल रही है, इसका फोन आया 10,000 करोड़ रुपये और चाहिए, मैंने दे दो जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, वो लेगा लोन? नहीं लेगा। जब ये लेगा नहीं तो तुम्हारे पास पैसा आएगा? खत्म हो गया। प्रैक्टिकल था, समझ आ गया? ये सिंचन तुम्हारे पास वैल्यू की छड़ी है ठीक है, अंकित समझ आया, किरत भाई समझ आ गया। तो प्रैक्टिकल है, सिंपल सी बात है। जैसे किरत के इसका चाचा जी का काम है फाइनेंस का, ताई जी का काम है फाइनेंस का। तो अब जैसे किरत के चाचा जी ताई जी के पास जाओगे तो पिछले साल एक अलग इंटरेस्ट रेट है, अलग इंटरेस्ट रेट है। मान के चलो बोले 10% है, तो बोलेगा ठीक है मुझे 1 लाख चाहिए, 1,10,000 बोले। अब बोलेगा 20% देना पड़ेगा क्योंकि रिस्क है। अभी कोरोना में क्या पता पैसा डूब जाए, 1 लाख पे 20,000, मैंने बोला नहीं चाहिए, छोड़ दो। ऐसे बैंक के साथ होता है। RBI जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को पैसा देती है लॉन्ग टर्म जरूरतों के लिए, उसको बैंक रेट बोलते हैं। जब ये बैंक रेट बढ़ जाएगा, कमर्शियल बैंक डिमांड नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा तो वो आगे सप्लाई, आगे जो है आगे की डिमांड नहीं पूरा कर पाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। सेकेंड बात है इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट को बढ़ा दो, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा दो। एक मिनट, एक चीज देखिए, रेपो रेट क्या होता है? ये भी पैसा RBI देती है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म की जरूरत, शॉर्ट टर्म। देखो इसको याद कैसे करेंगे, कई बार भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, मैंने इसको ऐसे याद किया। बैंक से B से L जाओगे, बड़ा है गैप है लॉन्ग टर्म का। B से L पे जाओगे, लॉन्ग टर्म हो गया, बड़ा गैप हो गया, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए B से L लॉन्ग टर्म, बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। R से S पे जाओगे, R के बाद ऐसे ही आता है तो शॉर्ट टर्म हो गया, मैंने इसको ऐसे ठीक है। PQRST, तो R से S पे गए शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है, B से L पे गए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। तो B जब आएगा तो L तक पहुँचना है लॉन्ग टर्म में, तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। ये पैसा RBI कमर्शियल बैंक को देके शॉर्ट टर्म की जरूरत है, और सिंपल सी बात है, जो ऊपर हुआ वो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो अगर RBI जिस रेट पे पैसा कमर्शियल बैंक को देगी, शॉर्ट टर्म की जरूरत होगी, उसको अगर बढ़ा दोगे, जैसे वही सिनारियो, तो शॉर्ट टर्म में मांग लिए 6 महीने के लिए, तनिष ने पैसे 1,000 करोड़ दे दो जी, 3% पे दे रहा था भाई, 6% कर दिया तो नहीं लेगा वो पैसा, ठीक है, और दूसरे की जरूरत नहीं मैंने यहाँ पे, ठीक है। किस समझ में निशान थिकनेस पे दिया नहीं हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूँ। एक ना रिवर्स रेपो रेट भी होता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है, कमर्शियल बैंक RBI को पैसा देता है, ठीक है। इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट। ये बुक में नहीं दिया हुआ पर पीछे के चैप्टर में था, तो यहाँ मेंशन कर लो, एक बार याद हो जाए। रिवर्स रेपो रेट ना उल्टा है, रेपो रेट में क्या हो रहा है, RBI कमर्शियल बैंक को पैसा दे दिए, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक RBI को पैसा दे दिए, ठीक है। ये भी बढ़ जाता है। अब जैसे क्या था, तनिष बैंक वाला था, तनिष के पास पैसा पड़ा था, तनिष ने बोला RBI से एक काम, मेरे पास 20,000 करोड़ रुपये स्पेयर पड़ा है, तो पिछले साल मैंने कहा दे दो, 2% इंटरेस्ट दूंगा, तो चलो रख लो कोई बात नहीं। अब फिर पड़ा 20,000 करोड़ रुपये, तो अब ये क्या होगा कि मार्केट में पैसा, मेरे को एक्सेस डिमांड खत्म करनी है, तो तनिष बोलेगा पैसा 2% भी लोगे क्या, थोड़ा सा बढ़ा लो, मैंने 5% दूंगा इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, 20,000 करोड़ का। तो बोलेगा लो जी, अब इसके पास 20,000 करोड़ गए तो कस्टमर की डिमांड आएगी तो लोन देगा, क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली रिवर्स रेपो रेट पे क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक RBI को पैसा दे देती है, ठीक है, जिस रेट पे भी देगी,
और वो अगर बढ़ा हुआ रेट है, ऑब्वियसली बढ़ा हुआ ही रेट होगा क्योंकि हमने बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक की जो है क्रेडिट, इन सब केसेस में क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक के पास जो भी पैसा आएगा उससे वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं लोन दे के, वो सारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे भी क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगी। सब ये समझ गया ऐसा आ गया क्लियर है भाई साहब। चौथी बात, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ये थोड़ा सा ट्रिकी है हल्का सा, ठीक है, तो प्लीज़ इसको समझना। सिक्योरिटी बेसिकली क्या होती है, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको ना लेमैन के एग्जांपल से समझाता हूँ, लेमैन के एग्जांपल से। जैसे ईशान है, ईशान आया मेरे पास और ईशान ने बोला कि सर मेरे को ना लोन चाहिए 1 करोड़ रुपये का, तो मैंने ले लो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरवी क्या रखूँ, सिक्योरिटी, कहते क्या रखूँ, तो मैंने बोल दिया, तो कहते नहीं, हाँ प्रॉपर्टी है, हाँ प्रॉपर्टी है, क्या है, दो पेपर जी, 1 करोड़ का दे देंगे, तो दे देंगे, ठीक है। अब सेल ऑफ सिक्योरिटी, अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने इसको 1 करोड़ दिया, इसके प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास आ गए, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी के पेपर जिसने ले ली है वो है RBI, और RBI के पास पूरी पावर होती है कमर्शियल बैंक से जो भी सिक्योरिटी रहती है, नॉट प्रॉपर्टी, पर इनकी सिक्योरिटीज अलग होती है, जैसे T-bills होते हैं, कमर्शियल बिल्स होते हैं, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, ठीक है। इनको वो मार्केट में बेच सकती है, बैंक को भी बेच सकती है, कस्टमर को भी बेच सकती है, ठीक है। तो ये सेल ऑफ सिक्योरिटी इस तरीके से काम करता है। अब जैसे पहले लेमैन वाली बात करते हैं, इसने मुझे दिया, अब इसको दोबारा 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मेरा लोन क्लियर करना पड़ेगा। तो मान के चलो मेरा लोन इसने क्लियर कर दिया, पैसे ठीक है, पेपर वापस ले, अब अगली बार दोबारा इसको 1 करोड़ चाहिए तो मेरे को फिर पेपर देगा और ये देगा। फाइनली अब मेरे पास ये पूरा हक है कि अगर ये मुझे पैसा नहीं देगा, मैं सेल क्या कर सकता हूँ, सिक्योरिटी सेल कर सकता हूँ, बैंक करके ऐसा ऑप्शन कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो सेल ऑफ सिक्योरिटी मैंने जब बेच दी, इसकी क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगी, डिमांड आएगी, ऑटोमेटिकली एक्शन डिमांड की सिचुएशन ये होता है। तो इसमें देखो मैं लाइन समझा रहा हूँ क्या लिखी है, लेमैन टर्म्स में समझाया है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस को बोला जाता है OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक, RBI करती है ये। इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब जैसे क्या हुआ, जब 1 करोड़ रुपये इसने लिया तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि जरूरत थी तो अंकित ने भी ले लिया, कनिष्क ने भी ले लिया, कीरत ने भी ले लिया, प्रियांशी ने भी ले लिया, बाकी सब ने ले लिया, तो ऑटोमेटिक मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड करोगे एक्सेस डिमांड है, अब इसको खत्म करना है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे को ये सिचुएशन खत्म करने के लिए मैं सिक्योरिटी बेच सकता हूँ, RBI सिक्योरिटी बेच सकती है। क्या कहती है, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक ऑफर सिक्योरिटीज फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी रिड्यूसेस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के रिजर्व खत्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ना क्या होता है, कुछ रिजर्व रख के RBI कमर्शियल बैंक को पैसा देती है एंड RBI के पास पूरा हक होता है, उसको बेच सकता है। जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म कर ली, ये सारी सिक्योरिटीज ये पब्लिक को बेच देते हैं। इससे क्या होता है, इट एडवर्सली इफेक्ट द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड डिक्रीजेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। जब पैसे की डिमांड दोबारा आएगी नहीं, वो दोबारा लेंगे नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी तो बिक गई। अब उस पर देखो दोनों के लिए सेफ गेम है, कैसे, क्योंकि कमर्शियल बैंक को पैसा मिल गया है और RBI के पास कोई बर्डन नहीं है। वो क्यों करती है कि पब्लिक के पास पैसा किसी तरीके से है, और पब्लिक के पास पैसा कहाँ से आता है, आप जो मर्जी हिसाब लगा लो, आपके पास पैसा बैंक से ही आएगा। आप सोचते होंगे कि अपनी जेब से दिया, मैंने दिया, नहीं, बैंक से ही आता है एक्चुअली, ठीक है। तो बैंक की एबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाती है। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी आपका सेल ऑफ सिक्योरिटी में क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से नहीं समझ आएगा पक्का, कनिष्ठ समझ आया, ठीक है, इसके बाद अब 2 चीज़ें और हैं, एक होता है SLR, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा, बुक में दिया हुआ है, जगह नहीं है थोड़ी सी। CRR और SLR क्या होता है, ये जैसे ये अलग से भी पूछ लेते हैं 1 1 2 2 मार्कर, और इसका इम्पैक्ट का भी पूछ लेते हैं, और बड़ा क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे वो और जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है ये समझना, क्योंकि जैसे इनफैक्ट अभी UPSC का पेपर आया था सिविल सर्विसेज का, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है, एक क्वेश्चन रेपो रेट के ऊपर।
अब इसमें SLR CRR क्या है? SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है, डेफिनेशन पढ़ लेना, बट एक्सप्लेनेशन सुनो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या कहता है? RBI यहाँ पे क्या बोलता है? RBI कमर्शियल बैंक को बोलता है कि आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी का मतलब इतना पैसा आपके पास हमेशा कैश में अवेलेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। भैया मेरे को भी पैसा चाहिए, ATM से जाके पैसा निकालना होगा, किरत को भी चाहिए, ईशान को भी चाहिए, दीपिका को, सबको चाहिए पैसा। जो भी कैश आप अपने पास, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी का मतलब ही कैश होता है। अकाउंट्स में पढ़ते हैं, लिक्विड रेशियो पढ़ा होगा हम लोगों ने अकाउंट्स वाले बच्चों में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करके चलना पड़ता है ताकि जब भी रेडी डिमांड आए तो आप ये पूरा कर सकते हो। अब ये इन्होंने क्या बोला है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अगर आपको खत्म करनी है, ठीक है, तो SLR में आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे SLR में? कमर्शियल बैंक के पास कैश अवेलेबिलिटी, तो ये क्या कह रहे हैं कि SLR आपके पास क्या होगा कि अवेलेबिलिटी अगर आपके पास ज़्यादा रहेगी, जैसे अगर कम कर देंगे इस केस में SLR के क्वांटम से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी में, तो आपके पास पैसा कम रहेगा देने के लिए, तो पैसा कम रहेगा देने के लिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब SLR में इन्होंने बोला अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसको एक्सेस डिमांड को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है टू करेक्ट एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस CRR या फिर SLR, जो कि दूसरी बात हमने पढ़ी, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव कैश रिसोर्सेज ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ना RBI क्या करता है? मॉरल चेक रखता है, एक मॉरल चेक रखता है। जैसे अगर तनिष्क का बैंक है, अंकित का बैंक है, ठीक है, तो इसको हम करेक्ट कर रहे हैं, तनिष्क का बैंक है, अंकित का बैंक है, तो उसमें वो बोलेगा तुम्हारे पास इतनी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और डेली के बेसिस पे होता है, ये कोई मंथली बेसिस नहीं होता, डेली बेसिस पे होता है। इतना अवेलेबल होगा तो आपके पास बकाया पैसा बाद में ज़्यादा बचेगा नहीं, तो आप क्रेडिट क्रिएशन आप नहीं कर पाते, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ होता है। और CRR के केस में भी होगा। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये पैसा कमर्शियल बैंक RBI को एज ना आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी की तरह मेंटेन करने के रखने के लिए देती है कैश रिजर्व, कि इतना हमारा जो है रिजर्व आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, इसमें भी घटी कम ज़्यादा हो सकता है, इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, सीधी सी बात है। CRR के केस में क्या होगा? जब CRR बढ़ जाएगा तो तनिष्क और अंकित का बैंक जो है वहाँ पे पैसे ज़्यादा डिपॉजिट कराएगा। जब ज़्यादा डिपॉजिट कराएगा तो उस केस में क्या होगा? आपके पास पैसा बचेगा नहीं, तो आप एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी, आप क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाओगे। SLR वाला केस वाला। हाँ, ये बता रहा हूँ, ये इसमें क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगी। स्टैट्यूटरी में आपको बता देता हूँ बात, मुझे रिप्लाई भूल गया। हाँ, ये उस केस में था, मुझे SLR हमेशा मैं भी हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। SLR बेसिकली इन्होंने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दोबारा बता दो, ये इसलिए बात करी गई है कि लिक्विड पैसा आप अपने पास अवेलेबल रखते हो, जो भी बैंक्स आपके आसपास होते हैं वो अपना पैसा इतना रिजर्व करके चलते हो। इसके लिए जैसे मैंने दूसरा रीज़न ये दिया, जब ये पैसा अपने पास रिजर्व करके रखते हो तो RBI मॉरल चेक रखते हैं डेली बेसिस पे कि इतना आपने अपना SLR मेंटेन कर रखा है कि नहीं कर रखा। जब ज़्यादा करोगे, जैसे आपको मान के चलो आपको बोल दिया कि आपको डेली 1000 करोड़ का लेवल मेंटेन करके रखना है, तो उसको छेड़ नहीं सकते हो आप, उसको आप छेड़ोगे नहीं। तो जब अगर मान के चलो 1000 से बोला 800 करोड़ करना है, तो 200 करोड़ आगे बचेगा, 200 करोड़ क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो ना। तो वो जब ज़्यादा हो जाएगा, 1000 से 1500 कर दिया, तो आपको SLR उतना मेंटेन करना है, ऊपर का 500 एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो उससे आप क्रेडिट क्रिएशन कर पाते, बट अब नहीं करोगे तो SLR आपका बढ़ाना जरूरी होता है एक्सेस डिमांड को खत्म करने के लिए। ठीक है, और CRR इन्होंने क्या बोला है? CRR तो कैश रिजर्व रेशियो है, तो सिंपल ही है, जैसे ऊपर वाली कहानी है। तो कमर्शियल बैंक RBI के पास कुछ सर्टेन अमाउंट स्टोर करके रखती है, ठीक है, लीगल रिजर्व, क्योंकि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है, और इस केस में जो है अगर ये अमाउंट बढ़ जाता है तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात। और इन सब का सारा उल्टा जो होएगा वो डेफिशिएंट डिमांड होगा सारा का सारा। ठीक है, बट इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या क्या है, ये समझ आया या नहीं है? कहीं नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिसमें SLR में दिक्कत होता है, SLR की दोबारा बताऊँ, फिर दोबारा बताऊँ। LLR के दो पार्ट्स है, SLR और CRR। बाकी लोगों को समझ आ गया? ठीक है, तुम ये वाला रीजन डिटेक्ट होंगे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे याद रहता है पर ना, क्योंकि एक साल बाद रिवाइज हाँ, वो मैं उसको कॉपी नहीं कर, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाया, हो जाता ओके।
SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये RBI कमर्शियल बैंक को बोलते हैं कि इतना पैसा आपको अपने पास मेंटेन करके चलना है और इसमें कम ज़्यादा होता रहता है क्योंकि ये रेट चेंज होता रहता है। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को खत्म करने के लिए SLR को बढ़ाया जाता है। जैसे अगर तुम बैंक हो और मैं RBI, तो मैंने बोला तुम अभी अगर 1000 करोड़ का रिजर्व अपने पास मेंटेन कर रहे हो स्टैट्यूटरी, तो अभी तुम्हें 1500 करना है, तो 500 करोड़ और एक्स्ट्रा डाल दोगे। बट अगर वो नहीं डालते तो उससे क्रेडिट क्रिएशन कर पाते ना, तो जब ज़्यादा आ गया पैसा तो SLR का रेट क्योंकि बढ़ा दिया था, है ना, और ज़्यादा बढ़ गया, तो उस केस में क्या होगा, वो 500 करोड़ एड ऑन हो जाता है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि नहीं तो अल्टीमेटली वो 500 करोड़ मार्केट में भेजते और क्रेडिट क्रिएशन करते, वो खत्म हो गया। ये ठीक है, तो ये था आपका सारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब बता दी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। इंक्रीज इन बैंक में रेपो रेट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें से किसी को पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं वो वाला पार्ट बताता हूँ। चलिए हमें अब ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बड़ा सिंपल सा उल्टा शुरू करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक है, हल्का सा चेंज है क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव भी थोड़ा सा आ जाता है। क्वालिटेटिव में सबसे पहले क्रेडिट राशनिंग के बारे में बात करिए, अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। पहले इसका नाम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता था, अब जैसे नई इकोनॉमिक टर्म्स आई है तो क्रेडिट राशनिंग बोला जाता है इसको। बुक में लिखा हुआ है, आपकी नई बुक्स जो है जिनके बाद। इसमें क्या होता है, कुछ पर्पस के लिए आप लोन देते हो, कुछ पर्पस के लिए लोन नहीं देते, इसको क्रेडिट राशनिंग बोलते हैं। देना RBI आपको ना ऑलरेडी बोल देता है इस चीज़ों के लिए, और ये बोल के होता है, सर्कुलर्स, लेटर्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, वाया फोन कॉल्स, वाया ईमेल्स, ये बोला जाता है कि ये सब चीज़ें आपको करनी है और वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है उसको करना है कि नहीं करना है। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्रेडिट राशनिंग के केस में आप क्या करते हो, RBI आपको बोलेगी फोन कॉल, SMS, कॉन्फ्रेंसेस बढ़ा देगी, सब कुछ बताने के लिए कि आपको जो है क्रेडिट राशनिंग करनी है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करना है। जैसे अभी पिछले 10-15 सालों में क्या हो गया, आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलना बंद हो गया, आपको मैरिज लोन मिलना बंद हो गया, आपको पर्सनल लोन मिलना बंद हो गया, आपको बैंक बिजनेस लोन मिलना बंद हो गया, बहुत चीज़ें चेक करके देते हैं। तो ये जब ये ना RBI ने बोला था, जब ये चीज़ें बोली थी क्रेडिट राशनिंग आपने क्या किया, कंट्रोल कर लिया, एक्सेस डिमांड खत्म हो। जब इन चीज़ों के लिए लोन मिलेगा नहीं, कंजम्पशन करोगे नहीं, डिमांड आएगी नहीं, खत्म होगी। ठीक है, समझ आया ना ये बात, क्रेडिट राशनिंग। मॉरल सुएजन क्या होता है, मॉरल सुएजन का मतलब क्या होता है, आप मॉरली इसको चेक रखते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसलिए बता दिया, और जो कि यहाँ पे भी ये चीज़ होती है। मॉरल सुएजन में आपको वाया फोन कॉल, वाया न्यूज़ लेटर्स, ईमेल, कॉन्फ्रेंसेज आपको बताया जाता है इस पर्पस के लिए, आपको ये जैसे आपको डिस्करेज कर दिया लेंडिंग पर्पस के लिए, देना है नहीं देना है, या लेंडिंग नहीं करनी है या करनी है। जब आपको अगर एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है तो मॉरल सुएजन में RBI बैंक्स को क्या बोलती है, सबको नहीं देना नहीं देना नहीं देना नहीं देना नहीं देना, किसी भी तरीके का लोन नहीं देना, डिस्करेज करो। डिस्करेज करोगे तो एक्सेस लोगों के पास पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, डिमांड आएगी नहीं, एक्सेस डिमांड खत्म हो जाएगा। सुएजन का एग्जैक्टली मतलब मुझे नहीं पता, बट मॉरल सुएजन मॉरली बस मूल से बोल के अपने ऊपर होता है ये बैंक के ऊपर। तो ये बेसिकली मॉरल रिक्वायरमेंट है अगर हम बोला जाए तो, ये सिंपल वर्ड में अगर कर दिया है। और इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, ये भी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, बट इसमें थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आ जाता है। जैसे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या होता है, आप ना जैसे आप अभी घर लेने जाओ, तो घर लेने के लिए आपको 20% की डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, यूजली है जैसे ना 15-20% चल रहा होता है अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट प्रोफाइल। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, अब 1 करोड़ का घर लेना है तो आपको 20 लाख की डाउन पेमेंट करनी है, तो आपने बोलोगे यार 20 लाख रुपये तो अरेंज हो जाएंगे, मैं घर लूँगा। वही चीज़ अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, यानी 50% कर दी, तो कितना हो जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट 50%। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको लोन के लिए डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 50 लाख। तो 50 लाख इमीडिएटली किसी के पास नहीं होगा, और लोन भी करिए, फिर क्या होगा, लोन की भी डिमांड नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हो, उस केस में आपका क्या हो जाता है, लोन्स डिस्करेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंसान की जेब में इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता नहीं है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आई ही होगी तो वो खत्म हो जाती है। ये हम लोग इंक्रीजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट करते हैं। एक जो इन्होंने यहाँ पे बुक में एक्सप्लेन कर रखा है वो ना प्रॉपर्टी मॉर्गेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रखा है। एक्चुअली ये भी है क्योंकि मार्जिन नहीं बोलते उसको, मार्जिन मनी कितनी देनी है, डाउन पेमेंट कितना देना है। इन्होंने क्या बोला, जब आप प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, तो जब आप गिरवी रखते हो मॉर्गेज करके लोन लेते हो ना, यानी गिरवी रखे, उस पर भी यही है, अगर 20% है तो आपको 80 लाख का लोन मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो आप क्या करोगे, जैसे बोला नहीं हम मार्जिन रिक्वायरमेंट 50 लाख रखा है, तो यानी अगर एक इंसान, जैसे मैं चाहता हूँ 1 करोड़ का लोन लेने, तो बोलेगा मेरे को 50 लाख ही मिलेंगे, तो मैं लूँगा 50 लाख का लोन, नहीं लूँगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो रही होगी, नहीं होगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी, वो सब खत्म हो जाएगा। ये बताया
क्लियर है बात? सारी वाली क्लियर है? ठीक है, और इसका सब उल्टा जो है सारे के सारा वो आपका डेफिशिएंट डिमांड है, सबका सारा उल्टा है। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड में मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ठीक है? आप 2 मिनट का ब्रेक लो, नींद आ रही है शाम को क्योंकि 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं आपको ना इसका उल्टा लिख देता हूँ, फिर एक बार मैं समझा दूँगा। ठीक है, 2 मिनट के बस, ये इतना ही करना है हमें। ओके तो ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ ड्रॉ कर दिया है, आप लोग ये सुंदर सुंदर ड्राइंग है मेरी। ठीक है, तो मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड है, मैंने बता दिया सब उल्टा ही है और यहाँ मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट वाला मैंने लिखा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड आपका है, तो इस केस में क्या करते हैं, सरकार का 2 चीज़ें थी जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी, जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग करोगे, सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी, तो खर्चा ज़्यादा करेगी, डिमांड आएगी तो डेफिशिएंट डिमांड वाला सिनारियो खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। एंड दूसरा इन्होंने उधर किया था इंक्रीज इन टैक्सेस, यहाँ पे डिक्रीज कर दोगे, टैक्सेस में कमी लेकर आओगे, लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा तो लोग डिमांड करेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड का सिनारियो खत्म हो जाएगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिखा नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की एज इट इज रहती है और इसमें से थोड़ा सा उल्टा हो जाता है वहाँ से। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था, तो इसमें डिक्रीज इन बैंक रेट होता है, डिक्रीज इन रेपो रेट होता है, इसमें परचेज ऑफ सिक्योरिटीज हो जाती है, डिक्रीज इन एलआरआर हो जाता है। मतलब अब एक चीज़ याद रखना, जैसे इधर मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया था, उसको डिलीट कर दूंगा एनीवे। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज़ में बदलाव आता है, वरना जब एक्सेस डिमांड है सारी चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, सिर्फ इसको सिक्योरिटीज को छोड़कर, और डेफिशिएंट डिमांड में सारी चीज़ें डिक्रीज होगी, बस ऐसे याद कर लो। एक्सेस डिमांड में सब चीज़ें बढ़ा देना और डेफिशिएंट डिमांड सब चीज़ें कम कर देना, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारी चीज़ें। ठीक है, और परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज होती है एक्सेस डिमांड में, परचेज ऑफ सिक्योरिटी होती है डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, ये चीज़ बताइए, मैं एक बार समझा देता हूँ। वही बैंक रेट है ना, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है लॉकडाउन की जरूरत है। अब ये रेट कम हो जाएगा जिस भी रेट में दे रहे हो, तो जब कम होएगा रेट तो ज़्यादा पैसा लेंगे लोग, ज़्यादा पैसा लेंगे तो बैंक जो है कमर्शियल बैंक के पास क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगी, तो मार्केट में पैसा जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगी, डिमांड ज़्यादा आएगी, डेफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगी। ठीक है, रेपो रेट में भी यही होगा, कम कर दो, वही कम रेट पे पैसा मिलेगा तो सब लोग लेंगे। जैसे अभी होम लोन कम हो रहे हैं, तो एक्चुअली में ना ये सिनारियो अभी हो रहा है, बैंक ने एनकरेज कर दिया है लेंडिंग। तो ये उन्होंने क्या किया, रेट्स में तो कभी नहीं लेके आ पाए हैं, बट उन्होंने जो बैंक रेट जिस पर लोन मिलता है उसमें कम कर दिया। तो उससे क्या होगा, लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। आज जैसे आज के न्यूज़पेपर में आया है कि जो 30 लाख रुपए से ऊपर का लोन लेते थे ना, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, उसको कम कर रहे हैं अभी। अब कम कर रहे हैं, लोग डिमांड करेंगे। पहले बोलते थे 1% ज़्यादा है तो हमारे ज़्यादा जो है 20 सालों तक ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा, अब कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा पैसा लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जैसे रेपो रेट वाला ही है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देना शॉर्ट टर्म में कम हो जाएगा तो पैसा ज़्यादा लेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन ऑटोमेटिकली इकॉनमी में हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट में भी यही है, कम कर दो। ठीक है, तो उसमें रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देती है। अब वो रेट कम कर दिया तो बैंक के पास पैसा रखना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उनको पता है कस्टमर से पैसा ज़्यादा मिल जाएगा इंटरेस्ट लगा के, तो वो मार्केट में पैसा फेंकने लगेंगे, लोग डिमांड करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगी। ठीक है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, उधर सेल था इधर परचेज है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी में क्या होता है, क्योंकि आरबीआई तो कमर्शियल बैंक ही होता है, टू एंड फ्रो चल रहा होता है। अब क्या करते हैं, आरबीआई बोलती है कमर्शियल बैंक को आपके पास जितनी भी सिक्योरिटी हमें दे दो। उसका पर्पस क्या होता है, एनकरेज करनी है लेंडिंग। तो मैंने सारे कमर्शियल बैंक से बोला आप मुझे सिक्योरिटी दो, ठीक है, मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है, इस तरीके, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। ठीक है, तो आप मुझे सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी देखने से क्या होता है, जैसे ही मैं खरीदूंगा आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और वो भी बड़े टाउन्स में आता है, बड़े अमाउंट पे आता है। वो पैसा क्या करोगे, अपने पास रख के, मैंने बताया था धूप बत्ती कोई नहीं करता, तो उसको पैसा आप मार्केट में दोगे, क्रेडिट क्रिएशन करने शुरू करो, मार्केट में जाओगे, डिमांड आएगी, लोग डिमांड करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगी। यहाँ पे परचेज करते हो उधर सेल है। और डिक्रीज इन एलआरआर, आपने एसएलआर कम कर दिया, आपने सीआरआर कम कर दिया। तो एसएलआर मैंने आपको समझा ही दिया था, तो इसमें आपका लीगल जैसे 1000 करोड़ आप मेंटेन कर रहे थे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब उसको बोला कि आपको 500 करोड़ ही मेंटेन करना है, बच गए 500 करोड़, उसका क्या करोगे, वही डेफिशिएंट डिमांड का है, मार्केट में दोगे, क्रेडिट क्रिएशन करोगे, डिमांड आएगी, डेफिशिएंट डिमांड खत्म। ऐसे ही सीआरआर भी होगा। कमर्शियल बैंक ने, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को बोला सीआरआर मेंटेन करने के लिए अब कम करना है, पहले आपको 2% करना था, अब शायद 1% ही करना, तो 1% से अमाउंट बढ़ेगा, वो पैसा क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज होता है, आगे जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगी। ये तो सारा क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट में कमी आ गई।
अब जैसे इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमी, जो आज मैंने बात बताई, मार्जिन रिक्वायरमेंट में कमी नहीं कर सकते क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। सरकार ये क्या करती है, रेट्स में कमी लाकर आपके ऊपर बर्डन कम डालती है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे 30% का था, उसको 15% कर दिया। तो ये 10 लाख की चीज़ को लेने के लिए आपको 1.5 लाख रुपये देने पड़ेंगे, पहले 3 लाख देने पड़ते थे। तो उससे क्या होगा, आपका डिमांड आप ज़्यादा करोगे। जब आपको पता है अच्छा 1.5 लाख दे के मैं तो सामान खरीद सकता हूँ, तो मजेदार वाली बात है। तो इससे जो है डेफिशिएंट डिमांड का सिनारियो होता है। मॉरल सुएजन, इस केस में आप ईमेल, लेटर, कॉन्फ्रेंसेस से बोलते थे, अब बोलोगे कि छोड़ो कोई बात, कम कम बोलेंगे आप दो। इसमें मॉरल सुएजन में आप बोलोगे बोलते रहो कि दो कोई दिक्कत वाली बात है। पिछले केस में रोकना पड़ता है, यहाँ पे आप एनकरेज करोगे। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल नहीं लगाओगे। हाँ, तो सब लोग सारे लोन मिलेंगे, मोबाइल लोन मिल रहा है, स्कूटर लोन मिल रहा है, सारे लोग, कुर्सी का लोन मिल रहा है, पंखे का लोन मिल रहा है, अभी तो इनफैक्ट सोफा लेने जाओ उस पर भी लोन मिल रहा है। सही में तो ये क्रेडिट राशन क्या लगेगा, कुछ भी नहीं। हाँ, बजाज एलियंस वाले फर्नीचर पे लोन दे रहे हैं, बड़े पागल लोग हैं। तो ये क्रेडिट राशन में आप क्रेडिट राशन नहीं रहेगा, आपको शादी करने के लोन ले लो, ठीक है। आपको अब इनफैक्ट मैंने अपोलो मैम का भी ऑपरेशन जब कराया था, अपोलो में आप बच्चे की डिलीवरी कराने लोग 1.5 लाख रुपये की डिलीवरी, उसकी भी EMI बनवा रहे हैं वो भाई साहब, ठीक है। मतलब सही है, बच्चे की डिलीवरी का भी लोन हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये सब लोन है, ठीक है। तो ये पूरा आपका चैप्टर था। तो ये पूरा आपका चैप्टर था, पूरी यूनिट हमारी खत्म हो गई, ठीक है, सारी की सारी। थोड़ा सा और ये मैक्रो भी खत्म हो गई, ये और बाकी के हम जो बातें वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो मैं कर